अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ, गोमती नगर में हूँ। और आज बैंक कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी बैठक यहाँ पे सुबह से आयोजित हुई है, जिसमें हम लोग बैठ करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है, जो कर्मचारी हैं उनके वेलफेयर को ध्यान रखना है। हम सभी बैंक से बाहर होते हुए भी इस बात को समझते हैं कि आज एक बैंक कर्मचारी ओवरलोडेड है काम से लेकर के, उसकी वर्क लाइफ और निजी लाइफ में अगर बैलेंस नहीं है तो ये बहुत बड़ा दबाव है और इसमें नाकामी सरकार की भी कही जाएगी। और इसीलिए ऐसे संगठनों का जन्म होता है जो एक दो नहीं दशकों से लगातार तैयार होते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और वेलफेयर की एक बात करते हैं, जिससे कि एक आम आदमी जो कहीं कार्य कर रहा है उसके कार्य के जीवन में और निजी जीवन में सामंजस्य बना रहे और उसके हितों की रक्षा होती रहे। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन महानुभाव हैं। हमारा नाम मनमोहन दास है और मैं महामंत्री हूँ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर का। हमारा संगठन संपूर्ण भारत में है और ये संगठन भारतीय मजदूर संघ से एफिलिएटेड है, भारतीय मजदूर संघ का अंग है। जैसा कि भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। और हमारे संगठन का जो सूत्र है, राष्ट्र हित उद्योग हित, लास्ट में कर्मचारी हित आता है और हम इसी सूत्र पर काम करते हैं। और उद्योग को हम अपना मंदिर मानते हैं, इंडस्ट्री को एक परिवार मानते हैं और सदस्यों को हम एक कार्यकर्ता का दर्जा देते हैं। और यहाँ पर हम सब एक समान रूप से मानव हित के लिए कार्य करते हैं। एनओडब्ल्यू का मेन कार्य, जो मुख्य कार्य है, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना और उनको शोषण से बचाना, ये हम इसमें लगे हुए हैं और अनुरत हम इसमें अपनी सफलता हासिल भी कर रहे हैं। जैसा कि देखने और सुनने को मिलता है कि बहुत सारे कर्मचारी मानसिक रूप से बीमार और अस्वस्थ हैं क्योंकि उनके ऊपर वर्क का लोड ज्यादा है। आपका संगठन कई वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है, अभी तक आपकी उपलब्धि अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, जिससे ये आपकी टीम के जो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं उन्हें भी एक भरोसा बिल्डअप होगा कि हमारी टीम ने ये उपलब्धि की और आगे हमारी तैयारी इन चीजों की है। जी हाँ, जैसा कि आपने ये जो बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में जो सवाल पूछा है, ये आज के परिप्रेक्ष्य का सवाल है। अभी हाल ही में हम लोग, हमारे भारतीय मजदूर संघ की टीम वित्त मंत्रालय में जाके मिली है और उनसे आग्रह किया है, हम लोगों ने अपना ज्ञापन भी दिया है कि डिस्पैरिटी ना किया जाए, सबके साथ एक भाव समभाव का व्यवहार किया जाए। तृप्ति जी हैं, आपसे भी इन चीजों पे ही बात करते हैं। मैम, आप अभी हाल ही में विदेश से होकर के आई हैं, जापान से होकर आई हैं, और जो एक ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, भारत अब भारत नहीं रहा। कह लीजिए कि भारत में अमेरिका का भी प्रभाव पड़ता है, जापान का भी प्रभाव पड़ता है, चाइना का भी प्रभाव पड़ता है। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप ये आपके एसोसिएशन को किस रूप में आप देखती हैं? जी, अभी देखिए, आप सबको ज्ञात होगा कि इस साल की G20 के अंतर्गत जो 20 देशों का जो हमारा समिट है, उसका जो होस्ट है, L20 का जो होस्ट है, वो BMS को बनाया गया है। BMS जो है एक नंबर 1 ट्रेड यूनियन है हमारे भारत की। और आज मैं जैसे अभी जापान जाकर आई हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो ट्रेड यूनियन है सिर्फ यहाँ ही, यही नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, ये तो अब विदेशों में भी पहुंच गई है। और ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारा गर्व की बात है कि जापान की गवर्नमेंट भी हमको इनवाइट कर रही है कि उनके जो लेबर रिलेटेड इश्यूज है, उनकी ट्रेड यूनियन कैसे चलती है और हमारी ट्रेड यूनियन कैसे चलती है, और इसके बीच में जो हमारे एक्सचेंज ऑफ व्यूज थे, उसके लिए उन्होंने हमें बुलाया गया। साइमल्टेनियसली मैं जैसे जापान गई थी, वैसे ही हमारा और एक डेलीगेट ILO में भी, स्विट्जरलैंड जिनेवा में भी रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारा देश बदल रहा है, वैसे हमारा संगठन भी बदल रहा है। ये सिर्फ भारत में नहीं, ये ग्लोबली भी हमारा संगठन फेमस हो रहा है और हमारा को देख के हमारे साथ लोग आज जुड़ रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये नाम पीछे देख रहे हैं, आज यूको बैंक का जो फेडरल जो बैंक ऑफिसर्स हैं, वो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम यहाँ पर उनकी कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। विगत 10 वर्षों में अगर देखा जाए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, बहुत सारे सामाजिक और सोशल वेलफेयर की एक्टिविटीज जो पहले किसी और माध्यम से होती थी, उसका लोड बैंक पे बढ़ गया है। और पहले ये भी देखा जाए कि 10 सालों में जो लोग रिटायर हुए हैं या सेवानिवृत्ति जो हुई है, उसके अनुरूप नई भर्तियां नहीं हुई है। ऐसे में वर्क चैलेंजेस आप लोगों का किस तरीके का है?
नहीं, बराबर है। आप जो बोल रहे हो एकदम से सही है कि हमारा 10 साल की पहले की परिस्थिति और आज की परिस्थिति बदल रही है। बहुत सारे क्या कहते हैं सोशल वेलफेयर मेजर्स है जो बैंकों के थ्रू रूट हो रहे हैं। बट जैसे कि हमारे मनमोहन जी ने अभी बताया कि हमारा बीएमएस जो संगठन है, उस संगठन राष्ट्रीय संगठन है और जो राष्ट्र के हित में होता है उसको भी हम फेवर करते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे पास आज संख्या कम है, कर्मचारियों की कमतरता है, बट साथ साथ में डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है। अब ये है कि लोग इसको कैसे किस रूप में स्वीकार करते हैं, इस माध्यम से हमको देखना है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलेगी। लोगों को भी थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा और हमें भी चेंज होना पड़ेगा। हमें भी लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। आप अगर बैंक से आकर ही सारी चीजें करना चाहेंगे तो वो आज की डेट में पॉसिबल नहीं, क्योंकि अल्टरनेट एवेन्यूज बने हुए हैं। आजकल सब लोग फोन पे, गूगल पे, एटीएम, ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो अगर ये डिजिटलाइजेशन वहां पे अगर अवेलेबल हो जाएगा तो नेचुरली हम लोगों को, बैंकर्स को भी बाकी सारी चीजें जो सरकार चला रही है उसको भी करने के लिए हमें समय पर्याप्त मिल जाएगा। हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के रिगिम में महिलाओं को लेकर के कई ऐसी व्यवस्थाएं की गई है। पहले और डिलीवरी की, बच्चे की डिलीवरी के बाद एक आवश्यक छुट्टियों की बात कही गई, इतने महीने की छुट्टियां उन्होंने निर्धारित कर दी है। हालांकि वर्कलोड बहुत है, तो महिलाओं के पर्सपेक्टिव से बैंकिंग सेक्टर में काम करना कितना चैलेंजिंग है? मेरा मानना ऐसा है कि महिलाओं को सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में नहीं, कहीं और भी अगर वो काम करती है तो ये चैलेंजिंग जॉब ही है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं अभी जापान जाकर आई हूँ, तो वहां जापान में भी हमने यही चीज देखी कि वहां पर महिलाओं की ही जिम्मेदारी है आपके बच्चों को संभालना। तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं, ये ग्लोबली ये बड़ा इशू है कि महिला के ऊपर ये जिम्मेदारी है। उनको घर संभालना पड़ता है एज वेल एज उनको अपना काम भी देखना पड़ता है। मैं तो ये कहूंगी कि चलो भारत में ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे हमें जो घरेलू कामगार है, मेड सर्वेंट जिसको बोलते हैं, वो हमें अवेलेबल है। विदेश में ये परिस्थिति नहीं है। मैं जापान में अभी देख कर आई हूँ, वहां पर कोई भी मेड सर्वेंट नहीं है। तो वहां पर इसकी वजह से लो बर्थ रेट हो गया है और उसकी वजह से उनको आज यूथ उनके कंट्री में नहीं है। ये उनकी बहुत बड़ी समस्या उन लोगों ने हमारे साथ शेयर की है। तो नेचुरली महिलाओं का जॉब चैलेंजिंग है। हमने अभी जो आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन में हम लोगों ने अभी चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट किया है, उसमें हमने इस माध्यम चार्टर ऑफ डिमांड के माध्यम से महिलाओं के लिए 2 साल की पेड चाइल्ड केयर लीव की डिमांड की है। तो अगर ये हम महिलाओं को मिल जाती है तो अपने बच्चे को संभाल कर अपना जॉब करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप दोनों से मेरा एक प्रश्न है कि जिस तरीके से सरकार निजीकरण की राह पे आगे बढ़ रही है, आप देखिए सरकारी बैंकों की संख्या में कमी आई है और आगे जाकर 5 या 3 बैंकों की बात हो रही है। एक प्रश्न है, निजीकरण क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दूसरा प्रश्न ये है कि रोजगार के मामले में जो रेगुलर रोजगार होते थे उसको कॉन्ट्रेक्चुअल में परिवर्तित किया जा रहा है। इवन हम सचिवालय या संसद भवन में भी बहुत सारे स्टाफ को देखते हैं जो पहले रेगुलर पोस्ट पे हुआ करते थे, अब वो सचिव वहां पे संविदा कर्मी कार्य कर रहे हैं। इन दोनों विषयों पे आप लोग के अलग लग रहा है क्या? भले मनमोहन जी। सर, आपको इन दोनों राय के लिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय मजदूर संघ आम जन के साथ है, आम जन की जो भावनाएं हैं उनके साथ है। विगत 2022 नवंबर 17 नवंबर को हमने एक बड़ी रैली किया था और उसमें करीब 45,000 लोगों को इकट्ठा भी किए थे प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ में और ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो कॉन्ट्रैक्टाइजेशन हो रहा है उसके खिलाफ में। तो उस अभी आपने देखा होगा कि विंटर सेशन में ये बिल पास होने ही वाला था 17 नवंबर के बाद। 17 नवंबर को रैली होती है, उसी दिन शाम को पीएमओ ऑफिस से कॉल आता है, तो हमारे बीएमएस के वरिष्ठ पदाधिकारी जाके बातचीत करते हैं। उसका नतीजा ये निकल के आया है कि अभी वो ठंडे बस्ते में चला गया है। और दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमारा भारतीय मजदूर संघ उन्हीं के लिए ही काम कर रहा है इतना देखा जाए, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं और हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि 93% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है अपने देश में, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है, और केवल 7% या 6.5% ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो कहीं ना कहीं भारतीय मजदूर संघ की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, और इसमें वो दिन रात लगे हुए हैं और उनको इसमें सफलता भी मिल रही है। मैम, इन्हीं दो विषयों पे आपकी क्या राय है? जी, मेरा भी मानना, मैं जो मनमोहन जी ने विचार रखे हैं उनको सेकंड करती हूँ। साथ साथ में देखिए, प्राइवेटाइजेशन अभी जो चल रहा है, हम लोग जैसे अभी आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी बोला, हमको प्रगति उन्नति करनी है।
आपने देखा होगा कि बैंकों में कंप्यूटराइजेशन आ गया 2006 में। तो बीएमएस ऐसी पहली संगठन थी कि जिसने इसको विरोध किया। हमारा विरोध टेक्नोलॉजी को नहीं है, हमारा विरोध ऐसी टेक्नोलॉजी को है जो मैन पावर को रिप्लेस करती है। क्योंकि आज भारत हम अगर देखते हैं तो हमारे यहाँ हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आप हर चीज में टेक्नोलॉजी लेकर आओगे तो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे जो यंग लड़के हैं, उनका भविष्य क्या होगा। तो मैं यही बोलूंगी कि ये प्राइवेटाइजेशन का बिल जो अभी 17 नवंबर की हमारी रैली के बाद में तो डेफर अभी तक तो कुछ आया नहीं है, और यही चीज हम आईबीए के माध्यम से भी गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम इन चीजों को इनका विरोध करते हैं, क्योंकि हम समाज के हित में हैं। बैंकर्स का काम बैंकिंग करना है। प्रॉफिट कमाने के लिए आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत अभी जो जैसे आपने मुझे जो सवाल किया था कि भाई बहुत सारी गवर्नमेंट ये स्कीम चला सकती है, ये प्राइवेट बैंक से नहीं चला सकती है। इसके लिए तो नेशनलाइज्ड बैंक ही लगेगा। आप किसी को भी नहीं बोल सकते कि आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करो। यही चीज आपको सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक में मिलेगी। आप अगर प्राइवेट बैंक में जाओगे तो वो आपको खड़ा भी नहीं करेंगे। तो हम सोशल हित चाहते हैं, हम सोसाइटी के साथ में हैं, और हम इस प्राइवेटाइजेशन और अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की भी बात हो रही है, यही चीज बाहर के देशों में भी बहुत ज्यादा हो रही है कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है और पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारा बढ़ावा मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो इस चीज का हम जरूर विरोध करते हैं। भारतीय मजदूर संघ इसका बहुत बड़ा विरोध करके सेव पब्लिक सेक्टर कैंपेन अभी हम लोग इसके लिए हम चला रहे हैं। हमारे साथ में कीर्तिवर्धन सिंह साहब हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं बैंक ऑफ इंडिया वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के। आपसे जानना है कि जिस तरीके से तकनीकी 2000 के बाद से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, अब आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि वो यहाँ तक कि हम सोच के आ रहे हैं या क्या हम कहने वाले हैं वहां तक वो रीड कर ले रहा है। इसका इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर में आप कहाँ तक देखते हैं? देखिए, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो मुझे लगता है बैंकिंग क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ टेक्नोलॉजी सबसे पहले आती है। बाकी क्षेत्रों में अगर देखें तो अभी वहाँ पे शायद टेक्निकली वो लोग उतना आगे आ भी नहीं पाए हैं। बैंकिंग सेक्टर लगभग पूरा सारे बैंक कोर बैंकिंग पे चले गए हैं। तकनीकी के धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पहलू होते हैं। धनात्मक ये है कि एक जो आम जनमानस है, आम पब्लिक है, उसको सुविधाएं मिलेंगी। अगर आज से 10 साल पहले की बात करें तो आपको बैंक के अंदर ही सारा ट्रांजेक्शन करना होता था। आज आप बैंक के बाहर एडीसी के थ्रू कुछ भी कर सकते हैं। आपको पैसे जमा करना है, क्लियरिंग करना है, 24 आवर बैंकिंग हो गई है। पहले आपको इंतजार करना होता था बैंक खुलेगी तभी आप अपना काम करेंगे। दूसरा, जैसा कि अभी वही चर्चा मैम से हो रही थी, सर से हो रही थी कि एक एम्प्लॉयमेंट पे इसका फर्क पड़ा है। तो बीएमएस का एक बहुत क्लियर स्टैंस उसके ऊपर है कि हम टेक्नोलॉजी के विरोधी नहीं है, हम तकनीकी के विरोधी नहीं है। तकनीकी आनी चाहिए, लेकिन ऐसी तकनीकी उस टेक्नोलॉजी की वजह से अगर एम्प्लॉयमेंट में फर्क पड़ता है। भारत एक युवा देश है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो उसको कहीं ना कहीं उन चीजों का बीएमएस विरोध करता है कि तकनीकी आप लाइए, लेकिन उसका फर्क एम्प्लॉयमेंट पे नहीं पड़ना चाहिए। आजकल हर एक तीसरा आदमी अगर देखा जाए तो साइबर सुरक्षा से वंचित है कह लीजिए, और साइबर क्राइम का शिकार हो रहा है। खासकर बैंकिंग सेक्टर में आए दिन न्यूज़पेपर में 4-6 न्यूज ऐसी रहती हैं। टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के बाद आप लोगों के लिए कितना चैलेंजेस है? इस तरीके की शिकायतें आपके पास ही आती होंगी, और एज ए एम्प्लॉय आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक द्वारा भी फिक्स होती होगी। उसमें अपने आप को कितना फिट या अनफिट पाते हैं? देखिए, वो चूंकि जैसे जैसे नवाचार हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, नई नई समस्याएं आ रही हैं और उन पे लगातार हम बैंक के लेवल पे भी, संगठन के लेवल पे भी लोगों को जागरूक करते हैं। रिजर्व बैंक अपने स्तर पे जागरूक करता है। लगातार हम ग्राहकों के बीच में जाते हैं, ग्राहकों के साथ मीटिंग करते हैं, कैसे अवेयर रहना है। फिर भी ये चीजें चलती रहती हैं। तो जैसे जैसे जो नई नई समस्याएं आती हैं वैसे वैसे नए नए उसके उपचार आते हैं। उनके बारे में लगातार ग्राहकों से बात होती है और उनको हम लोग सुझाव देते हैं, समझाते हैं भिन्न भिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, बैंक से मीटिंग करके लगातार लोगों को जो है जागरूक करते हैं। सरकार का बेसिक कार्य होता है कि समाज सेवा करना और जनहित की बातों को दृढ़तापूर्वक पूरा करना, लेकिन पिछले अगर 3 दशक पीछे जाया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि सरकार लाभ हानि के मुद्दे पे कार्य कर रही है और आगे बढ़ रही है, जिसका परिणाम होता है
इस तरीके के संगठनों की आवश्यकता और बढ़ जाती है और जोरदार तरीके से अपनी बातों को रखते हैं और बातों को मनवाते हैं, जिससे सिर्फ इनके कर्मचारियों का नहीं, सोसाइटी के बड़े स्तर का एक लाभ होता है। बीआईएमएस एक ऐसा संगठन है जिसके विंग में बहुत सारे बैंकों के संगठन आपस में जुड़े हुए हैं, जिसमें आपके इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां तक मेरी जानकारी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बहुत सारे बैंकों के संगठन के कर्मचारी ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं और एक देश हित के लिए प्रतिबद्ध हैं और कार्य कर रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं अजय मिश्रा, हिंदी।